गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का, और आज हम यहाँ पर चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं। चैप्टर थर्ड हमारा क्या है? जल संसाधन। ठीक है, जल संसाधनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी पर कितना जल संसाधन जो है वह मौजूद है, कितना परसेंट जल है, और फिर उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में, उसका संरक्षण कैसे पॉसिबल है, वो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 का मतलब बेटा यहाँ पर कितना है? 75% है। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी जिस पर आप रहते हैं, इस ग्रह पर जो 3/4 भाग है, ठीक है, इस जल से ढका हुआ है, और इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम पानी को देखते हैं तो उसका जो कलर है वह नीला दिखाई देता है, और 75% एरिया पे जल है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह बोल देते हैं। परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाला योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत ज़्यादा कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह या भूम जल स्रोत से प्राप्त होता है। देखिए बेटा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए टोटल 75% वाटर अवेलेबल है, लेकिन लवणीय जल, बेटा लवणीय जल होता है खारा पानी, और अलवणीय होता है मीठा पानी जो पीने योग्य है, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अलवणीय जल है वह काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, और अलवणीय जो जल होता है वह हमें अस्थायी अपवाह, जैसे कि आप नदियों की बात कर सकते हैं, इनके द्वारा हमें प्राप्त होता है, और भूम जल स्रोत जैसे कि आपके नलकूप वगैरह, कुएं वगैरह होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्कर द्वारा होता रहता है। सारा जलीय चक्कर में गतिशील रहता है, जिससे नल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल का एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जो हैं वह जल की नितांत कमी झेलेंगे। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि जो 75% एरिया है वो किससे कवर है? जल से कवर है। ठीक है, और नवीकरणीय दैट मीन्स उसे दोबारा से प्राप्त किया जाता है। तब भी विश्व के अनेक देश, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जल की कमी दर्शाई जाती है। जैसे आप अपने ही इंडिया की बात करते हैं, अपने भारत की हम बात करते हैं, तो राजस्थान का एग्जाम्पल उठा लेते हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है। तो जब इतना परसेंट एरिया जो है वह जल ने कवर कर रखा है, उसके बावजूद ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से मतलब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, और ऐसी भी भविष्यवाणी की जाती है कि यदि मैं पूरे विश्व की बात करूं तो 2025 तक ऐसा होगा कि जो 20 करोड़ लोग होंगे वह जल की नितांत कमी को झेलेंगे। ठीक है, जल के कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो हमें यहाँ दिखा रखे हैं। इसमें से बेटा हम एक मार्क्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, विश्व में जल के आयतन का 96.5% भाग जो है वह महासागरों में पाया जाता है। देखिए, टोटल यदि मैं 100% वाटर कंसीडर करूं, जितना भी हमारे पास जो जल है, ठीक है, उस जल में 100% में से 96% जो है वह तो बेटा हमारे महासागरों में पाया जाता है। केवल 2.5% ही आप कह सकते हैं कि अलवणीय जल है। ठीक है, अलवणीय दैट मीन्स हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। विश्व में अलवणीय जल का भाग 70% भाग जो है वह अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों की बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में इस 2.5 का, ठीक है, इस 2.5 का जो 70% भाग है वो कहाँ पर पाया जाता है? अंटार्कटिका और आर्कटिक, दो हमारे पोल्स, ठीक है, और ग्रीनलैंड में, और पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें बर्फ की चादरों में ढका हुआ है, जबकि 30% से थोड़ा कम भूम जल के रूप में पाया जाता है। तो 30% के नियर अप्रॉक्स कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर भूम जल में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। पूरे विश्व का जो पानी का प्रतिशत देखा जाए तो उसमें से 4% इंडिया में पाया जाता है। प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका जो स्थान है वह कौन सा है? भारत का 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन जो है वह 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। और जो ये रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 प्रस्तुत की गई है। ठीक है,
अब यहाँ हम देखेंगे जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, कि जल की जो कमी है वह किस तरीके से हो रही है, जल दुर्लभता क्या होती है और जल का संरक्षण जो है वह हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको क्लियर किया कि हमारे पृथ्वी पर 75% 3/4 आप देखें तो जल की उपलब्धता है। उसके बाद भी मतलब ऐसा होगा कि हमें जल की कमी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, और हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। देखिए जब जैसे ही हम जल की कमी की बात करेंगे तो हमें सीधा किस चीज़ का ध्यान आता है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या हम जिन्हें सूखाग्रस्त इलाके कहते हैं जहाँ पर सूखा पड़ता है, ड्रोट वगैरह हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों का हमारे माइंड में आ जाता है कि वहाँ पर जल की कमी होगी। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने की लंबी रास्ता तय करती हुई पनिहारियों की चित्र जो चित्रित हो जाते हैं। देखिए जब भी हमारे पास जल की दुर्लभता की बात की जाती है, पानी की कमी की बात की जाती है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली जब भी पानी की कमी की बात आएगी तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों पे हमारा ध्यान जाएगा। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हमारा जो राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया है, सबसे पहले हमारे जो थॉट है वो है वहीं जाती है। और पनिहारनी जो सिर पर मटका लेकर जो पानी भर कर लाती हैं, ठीक है, उनकी जो एक पिक्चर है वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। लाइक ऐसे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ यहाँ से। लाइक इज दिस सिचुएशन। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रखा, मटकी लेके पानी भरने के लिए लाइन में लगी हुई है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक इमेज दी गई है पानी के लिए। और एक कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर, कश्मीर में जो मतलब अर्थक्वेक आया उसकी वजह से एक औरत है जो कश्मीरी है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से कैरीज वाटर इन द स्नो, वाटर को कैरी कर रही है स्नो में इन डिवास्टेड विलेज, जब उसका गांव जो है वह उससे काफ़ी दूर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। देखिए कहीं पर बरसात कम होती है, कहीं पर बरसात ज़्यादा होती है। तो ये जो मौसमी परिवर्तन है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। तो परंतु अधिक जल की कमी, इसके अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। देखिए जो जल की कमी है उसका सबसे बड़ा रीज़न, देखिए ये चीज़ तो आप कह ही सकते हैं कि जहाँ पे बरसात की कमी है वहाँ पे मतलब जल की कमी होनी ही होनी है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो पानी का अतिशोषण किया जा रहा है, जो उसका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और अत्यधिक प्रयोग के समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ की जल दुर्लभता हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों को जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है? हमारे कई शहर जो हैं इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता जो है वह अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकती है। जल जो है वह अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखिए आप देखिए जो है जल की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए चाहिए। लेकिन उसके अलावा हमें जो जल की आवश्यकता होती है वह अपने अनाज वगैरह उगाने के लिए, दैट मीन्स हमें कृषि के लिए भी जल की रिक्वायरमेंट होती है। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। देखिए भारत में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। और हमें जो है अनाज की पूर्ति के लिए, ठीक है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बरसात नहीं होगी और उस समय पर भी हमें खेती करनी है, अनाज उगाना है, बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग की पूर्ति है उसे करना है, तो उस सिचुएशन
कंडीशन में हम जल का प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है और अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से जल की कमी होती है। ठीक है, आपने टेलीविज़न की जो विज्ञापन है उनमें देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर निजी कुएं और नलकूप हैं जिनमें से सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप जनरली जब भी किसी भी फील्ड में विज़िट करते हैं तो विज़िट करने की ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर या तो उनके निजी कुएं लगे हुए हैं या नलकूप लगे हुए हैं जिनसे वे अपनी सिंचाई करके अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। परंतु आपने सोचा है इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भूमजल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है और भोजन जो है सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। देखिए, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, जब ये अपने कुओं का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, सिंचाई के लिए, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, और जब ये नलकूपों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपने क्या कभी सोचा है? देखिए, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, अनाज का जो भी फसल होगी उसका उत्पादन जो है वह बढ़ जाएगा, लेकिन इससे नेगेटिव इफेक्ट क्या आएंगे, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे? इससे देखिए बेटा, भूजल का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है और जब भूमि के जल का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो भूमि के जो जल स्तर है, ठीक है, वह नीचे गिर जाएगा, काफ़ी नीचे चला जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी वाटर टेबल है वो नीचे खिसक जाएगी। ठीक है, और इससे फिर आगे जो है वह पानी की कमी हो जाएगी और भोजन सुरक्षा जो है वह हमारी भविष्य में खतरे में पड़ सकती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं। आपको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह काफ़ी स्पीड से हुआ है और शहरीकरण भी हुआ है और विकास के अवसर जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। आजकल जो है वे हर जगह पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC हैं। MNC की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव जो है वह बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसको काफ़ी हद तक पूर्ति जो है इसकी काफ़ी हद तक जो पूर्ति है वह जल विद्युत के द्वारा की जाती है। देखिए, विद्युत जो है, बिजली जो बनाई जाती है वह ज़्यादातर किसके द्वारा बनाई जाती है? जल के द्वारा या कोयले के द्वारा बनाई जाती है। और जो हमारे उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी जो पूर्ति है वह किससे की जाती है? जल विद्युत से की जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत जो उत्पन्न की जाती है उसका 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। जितनी भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वह प्रोड्यूस की जाती है उसका 22% जो है वह जल से ही प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा शहर की बढ़ती जनसंख्या और संख्या शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और की आवश्यकता में बढ़ोतरी हो रही है अपितु इन सब से समस्याएं जो हैं वह और ज़्यादा गहरी हो रही हैं। जितना शहरीकरण होता जा रहा है और शहरी जीवन शैली के कारण जो पानी की उपलब्धता है उसकी कमी होती जा रही है। और यदि आप शहरी समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल की पूर्ति के लिए नलकूप लगाए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का जो है वह अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। आप बात करेंगे यहाँ से सिटी की, जब भी बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, देखिए गांव के जो लोग हैं वह भी शहरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ से क्या कहेंगे कि जो जल है शहरों में इनका ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। अब तक हमने जल दुर्लभता की मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। अब हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, देखिए, जहाँ पर जल संसाधन मौजूद हैं लेकिन फिर भी लोग जो है जल की दुर्लभता को फेस कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों और कीटनाशकों तथा कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। देखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो नहरें हैं, ठीक है, नहरों में पानी जो है, ठीक है, वह प्रदूषित हो जा रहा है। उसका रीज़न क्या है?
हम उसमें कुछ घरेलू चीज़ों का मल वगैरह का त्याग करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी जो है वह प्रदूषित हो जाता है। कुछ कृषि के अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि रसायन वगैरह हो गए, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, वो पानी में घुल जाते हैं तो उसे प्रदूषित कर देते हैं। पानी उपलब्ध है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि उस पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पानी जो है वह काफ़ी प्रदूषित है। अब देखिए, भारत की नदियाँ जो विशेषकर छोटी सरिताएँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। यदि मैं छोटी नदियों की बात करूँ तो आज के टाइम पे वो किस में परिवर्तित हो गई हैं? जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी नदियों की बात करें बेटा, जैसे कि गंगा और यमुना, कोई शुद्ध नहीं है। यमुना नदी तो बेटा सबसे ज़्यादा पोल्यूट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूट इसने किसने किया है? दिल्ली सिटी ने किया है, ठीक है। दिल्ली इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा यमुना को प्रदूषित दिल्ली ने कहा है। एक गंदे नाले की तरह, मतलब यमुना नदी जो है वह दिल्ली में बहती है। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वह यूपी ने किया है। और यूपी में भी हम कह सकते हैं कि जो कानपुर सिटी है, ठीक है, किसने प्रदूषित किया है? यूपी स्टेट में जो कानपुर सिटी है, कि यहाँ पर बेटा ज़्यादा जो है वह कानपुर सिटी में उद्योग लगे हुए हैं। कानपुर है, वाराणसी है, और ये जो है ये इसको काफ़ी प्रदूषित कर रही हैं। बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और हर दिन गहरता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन जो है वह खतरे में पड़ता जा रहा है, ठीक है। बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। इसमें से जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बने हैं वो आपको कर लेने हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत जल है, तो फर्स्ट आंसर इज 75% या 3/4 आप इसे बोल सकते हैं। 75% बोलना या 3/4 बोलना। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि महासागरों में जल का कितना प्रतिशत मौजूद है, तो 96.5% मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन दिस इज योर। और फिर थर्ड आपसे पूछा जाए कि अलवणीय जल का कितना प्रतिशत मात्रा मौजूद है, तो वह कितना है? 2.5% है थर्ड क्वेश्चन। और 70% जो जल है वह कहाँ पर पाया जाता है? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। और 30% जो पानी है वह किसमें है? भूमजल की स्थिति में उत्पन्न है। और भारत का इसमें कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए करने हैं। जल दुर्लभता क्या होती है? पानी की जो कमी हो जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? जल दुर्लभता कहा जाता है। इसका संरक्षण एवं प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इसका जो जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है उस तरीके से भविष्य में हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, यह खत्म हो सकता है। और इसका अति शोषण जो है वह शहरों में किया जा रहा है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, जो नगरीकरण हो रहा है, उससे उद्योग धंधों की वजह से पानी काफ़ी प्रदूषित भी हो रहा है। देखिए, क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पानी मौजूद है लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वह पानी जो है वह काफ़ी प्रदूषित है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से?